पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी के कैश कांड के बाद टीएमसी की जमकर किरकिरी हुई है और अब ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई हैं। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को पार्टी के तमाम पदों से निष्कासित कर दिया और अब जाके मंत्रिमंडल में भी एक बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल अभी 9 नए चेहरों ने शपथ ग्रहण की है और जिसमें बाबुल सुप्रियो जैसा बड़ा नाम भी शामिल है। अब देखने वाली बात है कि ममता बनर्जी 4 अगस्त को दिल्ली दौरे पर हैं। वहां वो नीति आयोग के साथ बैठक करेंगी। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी संभावित मुलाकात हो सकती है। उससे पहले ही ममता बनर्जी अपने तरकश में पड़े तमाम तीरों को साधने में लगी हुई हैं। इसकी बानगी एक और तब देखने को मिली जब ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर एसएससी घोटाले के साथ ही उठे शिक्षक भर्ती मामले में तमाम पहली लिस्ट में पास होने वाले अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। उनका कहना है कि 21 अगस्त यानी कि जो दुर्गा पूजा है उससे पहले ही सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती हो जाएगी। हालांकि देखना होगा कि अब ये डैमेज कंट्रोल में ममता बनर्जी कितनी सफल होंगी, क्योंकि अब इसका नतीजा तो चुनावों में ही देखने को मिलेगा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने के बाद अब शिवसेना पर किसका हक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में वीरवार को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट में शिंदे पक्ष के वकील हरीश साल्वे को फिर से दलीलों का ड्राफ्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है। शिंदे सरकार के गठन से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या सभी पक्षों ने मामलों से जुड़े कानूनी सवाल जमा करवा दिए हैं। इसके जवाब में राज्यपाल के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह अभी सारे सवाल जमा करवा रहे हैं। वहीं उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर 2/3 विधायक अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी के साथ विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। वो ये नहीं कह सकते कि वही मूल पार्टी है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होता। इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आए। असल में इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, वह मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान जोड़ा गया है तो उसका कुछ उद्देश्य है। अगर इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति दी गई तो विधायकों का बहुमत सरकार को गिराकर गलत तरीके से सत्ता पाता रहेगा और पार्टी पर भी दावा करेगा। वहीं शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो वह बना नहीं रह सकता। शिवसेना के अंदर कई बदलाव हो चुके हैं। सिब्बल ने जो बातें कही हैं वो प्रासंगिक नहीं है। फिलहाल शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के अलग हो जाने के बाद शिवसेना पर अब किसका हक है, इस मामले में वीरवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्र सरकार पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बुधवार को दिल्ली में एक बाइक रैली को रवाना किया। इस बाइक रैली में तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों ने हिस्सा लिया। वही सरकार का कहना है कि इस बाइक रैली में विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। बीजेपी के इस आरोप का राहुल गांधी ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने न सिर्फ ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली बल्कि एक संदेश भी लिखा। राहुल गांधी ने तिरंगे की एक तस्वीर के साथ अपनी डीपी बदली है। इस तस्वीर में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने हाथों में तिरंगा लिए नजर आ रहे हैं। राहुल ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। साथ ही प्रियंका गांधी ने भी अपनी डीपी बदली है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरंगे के साथ डीपी बदलने की शुरुआत की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर डीपी बदलने की जैसे मान लो होड़ ही लग गई है। कई बीजेपी सांसदों और बीजेपी नेताओं के साथ आम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली है। चीन की धमकी के बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मंगलवार को ताइवान दौरा किया और उनका ये ताइवान दौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। पेलोसी के ताइवान दौरे से अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन को पेलोसी का ताइवान दौरा रास नहीं आ रहा और उसने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। मंगलवार को ताइवान पहुंची पेलोसी ने वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित अपने ओपिनियन पीस में इस दौरे का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी नेता निरंकुश ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। पेलोसी ने कहा, हम ऐसी स्थिति में चीन के साथ खड़े नहीं रह सकते जब वो ताइवान और लोकतंत्र के लिए चुनौती बना हुआ है। हमने ऐसे समय में ये दौरा किया है जब पूरी दुनिया निरंकुशता और लोकतंत्र के बीच संघर्ष कर रही है। ताइवान का ये दौरा कर हम लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं और ये दोहराते हैं कि ताइवान और सभी लोकतंत्रों की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। चीन ने पेलोसी की ताइवान यात्रा से पहले ही ताइवान स्ट्रेट को अलग करने वाली सीमा पर युद्धपोतों को तैनात कर दिया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने
पेलोसी के ताइवान दौरे को खतरनाक बताया है। चीन की सेना के प्रवक्ता वू कियान ने जारी आधिकारिक बयान में कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हाई अलर्ट पर है और हम देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए और किसी भी तरह की रक्षा के लिए बाहरी दखल के प्रयासों को असफल करने के लिए लक्षित सैन्य कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस ओपिनियन पीस में पेलोसी ने चीन के उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें इस दौरे को उकसावे वाला बताया गया। पेलोसी ने कहा कि उनके ताइवान दौरे का एकमात्र उद्देश्य शासित ताइवान के प्रति समर्थन जताते हुए उनके साथ खड़ा होना है। ओपिनियन पीस में कहा गया, हमने ये दौरा ऐसे समय में किया है जब पूरी दुनिया निरंकुशता और लोकतंत्र के बीच संघर्ष कर रही है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया जिसमें बच्चों के साथ हजारों लोगों की मौत हो गई। ये जरूरी है कि अमेरिका और उनके सहयोगी देश ये स्पष्ट करें कि हम निरंकुश ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। बता दें कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीन के 21 सैन्य विमान ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ की। पिछले 25 सालों में ताइवान का दौरा करने वाली नैन्सी पेलोसी अमेरिका के शीर्ष स्तर की पहली नेता है। अमेरिकी सीनेट की स्पीकर 81 साल की नैन्सी पेलोसी का ये चौथा कार्यकाल है। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद स्पीकर ही तीसरा सबसे बड़ा पद है और उन्होंने इस पद की शपथ 2019 में ली थी। विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने वाले कुलदीप बिश्नोई अब बेटे भव्य बिश्नोई को विधानसभा में भेजने के अरमान संजोए हैं। कलायत पहुंचे कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में उपचुनाव की पीएचडी डिग्री केवल बिश्नोई परिवार के नाम है, इसलिए आदमपुर के उपचुनाव में निश्चित रूप से भव्य बिश्नोई की जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब आदमपुर उपचुनाव लड़कर देख लें, यदि इस चुनाव में बिश्नोई परिवार की हार होती है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि जब भी कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो उससे पार्टी को जरूर नुकसान होता है, इससे कांग्रेस पार्टी को जरूर नुकसान होगा। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि वह अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों की जन समस्याओं को सुन रही हैं, उन समस्याओं को नोट कर आने वाले विधानसभा सत्र में जोर शोर से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़े स्तर पर बिजली, पानी, सड़कों की समस्याएं उनके सामने रखी हैं। वास्तव में लोग इन समस्याओं से काफी परेशान हैं। इन समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने 1 दर्जन गाँव का दौरा किया और लोगों की जन समस्याएं सुनी। गुरुग्राम में सीएनजी के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं बात करें आज गुरुग्राम में सीएनजी के दाम की तो 92 रुपये 80 पैसे सीएनजी के दाम हो गए हैं। 5 रुपये की बढ़ोतरी सीएनजी के दाम में की गई है। पिछले 7 महीने में 13वीं बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं बात करें अगर पेट्रोल डीजल की तो पेट्रोल 97 रुपये 18 पैसे है, तो वहीं डीजल 90 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर एक बार फिर असर पड़ने लगा है। साफ तौर पे लोगों का भी यही कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे थे, तो वहीं अब डीजल से महंगी जो है सीएनजी हो गई है। तो ऐसे में साफ तौर पे लोगों का भी यही कहना है और सरकार से भी यही अपील है कि सीएनजी के दामों में जो है कमी की जाए। पानीपत के गांव गढ़ सरनाई में तालाब में नहाने गए 3 स्कूली छात्रों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों द्वारा उन्हें बचाने की भी कोशिश की गई, लेकिन तीनों छात्र तालाब में डूब गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाने की बात कही, लेकिन ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा तीनों के शव बिना पोस्टमार्टम के ही ग्रामीणों को सौंप दिए गए। फिलहाल तीनों के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में संपूर्ण स्वच्छ अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था का मैसेज दिया जा रहा है और मगर रतिया में नगर पालिका इन आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिसको लेकर लोगों में भारी रोष है। शहर के टोहाना रोड,
शीतला माता मंदिर के पास व वार्ड नंबर 9 के पास बस अड्डे के पास कूड़े के ढेर आए दिन लगे रहते हैं, जिसको लेकर लोगों में नगर पालिका के प्रति भारी रोष देखने को मिल रहा है। आज शहर के लोग लामबंद हुए और नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि पिछले एक सप्ताह से कूड़े के ढेर लगे हैं, नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही और शहर में भयानक बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन कूड़े के ढेरों को न उठाया गया तो वह रोड जाम करेंगे। वहीं इस बारे में जब नगर पालिका सचिव से बात करनी चाहिए तो वह दफ्तर से नदारद मिले और फोन भी उनका स्विच ऑफ मिला। कोरोना काल के चलते पिछले 2.25 साल में रेलवे विभाग ने अनेकों ट्रेनें रद्द कर दी थी, लेकिन एक बार फिर विभाग ने मेल व पैसेंजर 114 ट्रेनों को दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है। रोजाना अनेकों दैनिक यात्री अंबाला से चंडीगढ़ व अन्य क्षेत्रों में अपने कार्यों के लिए ट्रेन द्वारा आते जाते हैं। ऐसे में रेलवे विभाग ने उन्हें बड़ी राहत दी है। भिवानी में हुई बारिश से किसानों की 6 से 7 हज़ार एकड़ फसलें खराब हो गई हैं। बारिश के कारण जल भराव हुआ है और खेतों में पानी खड़ा रहने की वजह से उनकी धान, मूंग व कपास की फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना अब करना पड़ेगा। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि उन्होंने ज़मीन ठेके पर लेकर के बोई थी, उम्मीद थी कि इस बार बारिश सही हो रही है और उन्हें अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन बारिश अधिक होने के कारण उनकी फसलें डूब गई और अधिक पानी रहने के कारण सारी फसलें अब ख़राब हो रही हैं। उन्होंने मांग की है सरकार से कि सरकार जल्दी से जल्दी पानी निकलवाए ताकि अगली फसल बोई जा सके। वहीं उन्होंने मांग की है कि उन्हें जो उनकी फसलें ख़राब हुई है उसका मुआवजा भी दिया जाए। वहीं कृषि विभाग ने भी सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि 7,000 एकड़ ज़मीन किसानों की ख़राब हुई है, यानी कि फसलें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ेगा, इसलिए मुआवजा दिया जाना चाहिए और स्पेशल गिरदावरी भी की जानी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार किसानों के लिए क्या फैसला लेती है। बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में सोनीपत की बेटी ने 8वां स्थान हासिल किया है, जहां पहली बार 2 लाख बेटियों ने इसमें हिस्सा लिया और एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद 19 सीट में से 8वां रैंक सोनीपत की शीतल ने हासिल किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में बेटी को 4 साल की ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर आसीन होने का मौका मिलेगा। लिहाजा ये बड़ी एक अचीवमेंट है और बेटियां जिस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, तो आज बेटी सोनीपत की बेटी शीतल ने साबित कर दिया कि बेटियां अब जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं, तो अब आर्मी में भी जाकर देश का गौरव बढ़ाएंगी। और वहीं बेटी की इस उपलब्धि को लेकर परिवार में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। रोहतक जिले के बोहर गांव के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में इन दिनों सुविधाओं का टोटा है। पीने के पानी से लेकर अध्यापक तक की सुविधाएं स्कूल में नहीं हैं, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में आज ग्रामीण स्कूल में पहुंचे और उन्होंने रोष प्रकट किया। यही नहीं, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि स्कूल में बड़ी बड़ी घास और कूड़ा करकट होने की वजह से कई बार सांप तक निकल आए हैं, जो कि बच्चों के लिए जान का खतरा बने होते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आज स्कूल में इकट्ठा हुए और उन्होंने रोष प्रकट किया। वहीं सरकार से मांग की जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। देश के सभी राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण कई हल्की तो कई भारी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने केरल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में इन दिनों मामूली गिरावट आई है, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां के चलते मौसम में बदलाव हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगस्त में दिल्ली में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे क्षेत्रों में मध्यम से बारिश हो सकती है।
इसके साथ साथ दिल्ली के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली का न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।